बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों साथियों, डॉक्टर शबीर चौधरी की तरफ से आप सबको अस्सलाम वालेकुम एंड अस्सलाम वालेकुम आदाब। और मैं इसके साथ ही आपको ये भी कहना चाहता हूँ कि आज मेरे मेहमान हैं प्रोफेसर एजाज प्राचा साहब। कई बार तशरीफ ला चुके हैं, किसी तारीफ के मुताज नहीं है। प्रोफेसर एजाज प्राचा साहब, वेलकम टू माय शो। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। अच्छा प्राचा साहब, आपकी कुछ दिन तो गैरहाजिरी लग गई है, उसकी वजह आपकी मसरूफी थी। अच्छा ये बताएं कि हमने लास्ट टाइम या उससे पहले एक बार बात की थी, पाकिस्तान का जो स्टेट बैंक है उसमें जो तब्दीलियां लाई जा रही हैं उसका पाकिस्तान पर क्या असर पड़ेगा और क्या होने वाला है, क्या ये पाकिस्तान के हक में है या पाकिस्तान के हक में नहीं है, किसी और के हक में है। तो इस पर कोई मजीद डेवलपमेंट हुई है, आपको वजाहत करना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब, जैसे कि पिछली बार भी हमने बात की थी इस पे कि स्टेट बैंक को इंडिपेंडेंट बनाया जा रहा है और इंडिपेंडेंट तो ऑलरेडी है, पाकिस्तान का स्टेट बैंक ऑलरेडी इंडिपेंडेंट है, जैसे हमने पहले भी बात की थी। लेकिन इस बार उसको इख्तियारात को लामहदूद दिए जा रहे हैं। स्पेशली स्टेट बैंक के गवर्नर के वो इख्तियारात होंगे कि वो किसी को भी जवाबदेह नहीं होगा। इस पे हम बात कर चुके हैं और इसका इम्पैक्ट ये होगा। एक मिनट, ये अब जब कहते हैं कि किसी को भी जवाब देनी होगा, तो दूसरे लफ्जों में पाकिस्तान के अंदर जो वजीर आजम हो, इलेक्टेड है या सिलेक्टेड है, प्राइम मिनिस्टर जो है ना, उसको यानी वो जवाब देनी होगा, सदर को वो जवाब देनी होगा, पार्लियामेंट को जवाब देनी होगा, कैबिनेट को जवाब देनी होगा। आप ये कहना चाहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है कि वो किसी को भी जवाबदेह नहीं होगा, बल्कि वो अपनी पॉलिसी भी खुद बनाएगा और अपने टारगेट्स खुद सेट करेगा कि उसे क्या करना है, किस तरह से करना है। किसी को तो जवाब दे होगा ना, ख्वाह वो किसी इंटरनेशनल इदारे को जवाब दे होगा शायद। देखिए डॉक्टर साहब, इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है जो कि मुल्क के लिए तबाहकुन है कि वो इंटरेस्ट रेट अपनी मर्जी से डिसाइड करेगा कि सूद का क्या रेट होना चाहिए, और जो दूसरे बैंक होंगे वो भी उसी शरह से सूद चार्ज करेंगे, और पाकिस्तान की गवर्नमेंट को भी जो लोन लेगी बैंकों से वो भी उसी रेशो से दिए जाएंगे। तो उसका इम्पैक्ट ये होगा कि मुल्क में ऑलरेडी गुर्बत, इफलास और इस किस्म का बहरान है, तो ये एक और तरह की तबाही लेकर आएगा। एक तो ये हो गया, ये दूसरा ये हो गया कि वो बैंक जो है तो हर तरह के, मतलब इस हद तक कि जो उसके प्रोविंशियल ऑफिस हैं उनमें भी वो अपनी मर्जी से तैनाती करेगा। डिप्टी गवर्नर अगर लगाएगा या कोई स्टाफ मेंबर लगाएगा, वो अपनी मर्जी से लगाएगा वो गवर्नर। और उसके अलावा क्या होगा कि वो उस बैंक के अमले को, न सिर्फ गवर्नर को बल्कि बैंक के अमले को भी कोई पूछ-गुछ नहीं होगी। अगर होगी तो वो गवर्नर की इजाजत से होगी। तो आप हिसाब पाकिस्तान की हुकूमत का स्टेट बैंक पर कोई कंट्रोल नहीं होगा, सारा का सारा कंट्रोल जो है या गवर्नर के पास होगा या जो जिन लोगों ने गवर्नर को लगाया हुआ है पीछे से जो हैं अदारे, इंटरनेशनल अदारे, उनके हाथ में होगा। तो ये तो पाकिस्तान की तबाहकुन है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए डॉक्टर साहब, पता क्या है कि वो गवर्नर जो है वो ऑलरेडी जो IMF का बोर्ड ऑफ गवर्नर्स है उसका मेंबर है, यानी वो एक डायरेक्टर है बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ऑफ IMF का। दूसरे लफ्जों में आप उसको कह सकते हैं कि वो पाकिस्तान के ऊपर एक वाइस रहा है, जैसे फाइनेंशियल वाइस रहा है कोई। ये नहीं गैर मुल्की, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी और उन्होंने पूरे इंडिया पे कब्जा किया, फिर जब इंडिया को छोड़ के जा रहे थे तो उनका आखिरी वाइस राय लॉर्ड माउंटबेटन था, जो कि मतलब तो इस तरह से एक तरह से ये फाइनेंशियल वाइसराय पाकिस्तान पे जैसे लगाया जा रहा है, मालियाती वाइसराय। इसे जरा सी डाइवर्शन करते हुए, हमने सऊदी अरब में जो पाकिस्तान को कर्जा दिया हुआ है जिसको वो इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक है ना, लेकिन उस पर तकरीबन हमने डिस्कस किया था, एक से ज्यादा बार किया है कि वो तकरीबन 4% जो है ना वेरी हाई इंटरेस्ट जो है ना वो देना पड़ेगा पाकिस्तान को। और ये भी इस्लामी मुल्क है, सऊदी अरब भी इस्लामी मुल्क है, तो क्या सूद जो है लाल हो गया अब, ये क्या मसला हो गया, क्या वजह? डॉक्टर साहब देखिए, सूद तो अपनी जगह पे एक बात है, उस पर भी बात की जा सकती है और करेंगे इंशाल्लाह। लेकिन जो इम्पोर्टेंट बात यह है कि वो न सिर्फ उस पैसे को खर्च नहीं कर सकता और उसके ऊपर हाई इंटरेस्ट रेट है, सिर्फ दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को, IMF को, वर्ल्ड बैंक को, उनको एक गारंटी देने के लिए कि गोया इनके पास पैसे हैं और ये वापस करने की पोजीशन में है ताकि इनको कर्ज दिया जा सके। एक बात हो गई। और ये जो गेम खेली जा रही है वो ये है कि उन शराइत में एक शर्त ये है सऊदी की तरफ से कि अगर उसका कोई मसला खड़ा होता है किसी फाइनेंशियल
इंस्टीट्यूशन के साथ, इंटरनेशनल IMF या वर्ल्ड बैंक या किसी के साथ, तो 72 घंटे के नोटिस पे 72 घंटे के अंदर अंदर वो पैसे पाकिस्तान को वापस करना होंगे। सऊदी अरब को। दूसरे लफ्जों में, हाँ जी, दूसरे लफ्जों में अगर आप इस पे गौर करें तो ये एक किस्म का जाल है, एक किस्म का ट्रैप है जो कि लगाया गया है पाकिस्तान के लिए, कि पाकिस्तान को, जिसको कहते हैं ना कि बाहर सूरत IMF की कितनी भी कड़ी शराइत हो वो उसको मंजूर करनी पड़ेगी। अगर नहीं करेगा पाकिस्तान तो सऊदी 72 घंटे के अंदर अपने पैसे वापस निकाल लेगा पाकिस्तान से, जिससे पाकिस्तान और तबाही की तरफ चला जाएगा। ये एक खतरनाक खौफनाक तरीन शक्ल है। ये 3 अरब जो उन्होंने दिया है जिसको वो खर्च नहीं कर सकते, सिर्फ सूद देना पड़ेगा, लेकिन उसके साथ जो शराइत है वो तो कहते हैं भी इतनी सख्त है कि कोई भी यानी जो है ना आजाद और यानी इज्जत वाला मुल्क जो है कबूल करने के लिए तैयार नहीं होता। डॉक्टर साहब ये शायद कोई क्या कम है कि खुद तो वो सूद इंजॉय करेंगे, सूद तो खाएंगे वहां से, लेकिन उन्होंने दूसरों का भी मोहताज कर दिया। कि अगर आप दूसरे लफ्ज़ों में इसको अगर मैं इंटरप्रेट करूं या ट्रांसलेट करूं कि अगर पाकिस्तान IMF की शराइत नहीं मानेगा तो यकीनन मामला खटाई में पड़ेगा उनका, और रिजल्टेंट क्या होगा, सऊदी अपने पैसे वापस निकालेगा। इससे बुरी शर्त क्या हो सकती है दूसरी? यानी ये तो बड़ी खतरनाक सूरत हाल है, लेकिन हम तो इस पर अफसोस का इज़हार कर सकते हैं। हम नहीं चाहते कि पाकिस्तानी अवाम को मज़ीद तकलीफ से गुजरना पड़े। जब कहीं वीडियो देखता हूँ तो बड़ा दुख होता है। पर लेट्स मूव ऑन, आगे चलते हैं। इस पर अगर ज़रूरत पड़ी तो हम तफसीली हम इंटरव्यू कर सकते हैं। अच्छा, ये देखिए पाकिस्तान की जुडिशरी है, ये भी आजकल बड़ी बहस का उस पर हो रही है। उनके जो फैसले हैं उन पर भी बहस हो रही है, जो माजी में उन्होंने किया उस पर भी बहस हो रही है। मैं ये अभी आज देख रहा था कि ग्लोबल रूल ऑफ लॉ जो है, इसमें हम तो कहते हैं ना जी हम मुसलमान बहुत अच्छे हैं और जो ये काफिर ये खराब है। अच्छा, जो 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 टॉप 10 मुल्क हैं जहाँ पर एक रूल ऑफ लॉ है, उनमें नंबर 1 डेनमार्क आता है, तो ये काफिर मुल्क है। नंबर 2 नॉर्वे आता है, ये भी काफिर मुल्क है। फिनलैंड भी काफिर मुल्क है, नंबर 3। नंबर 4 स्वीडन आता है, जर्मनी आता है, न्यूजीलैंड नीदरलैंड आता है, यानी हॉलैंड आता है, न्यूजीलैंड आता है, लग्जमबर्ग, ऑस्ट्रिया, आयरलैंड। ठीक है जी, ये सारे मुल्क जो है ना टॉप 10 में आते हैं रूल ऑफ लॉ के लिहाज से। और आपका इस्लामिक रिपब्लिक जो है वो माशाल्लाह अंडर 30th 130 नंबर पर आता है। ठीक है, तो उस लिहाज से देखा जाए तो रैंकिंग इनकी कैसी है और इनकी इज्जत बाहर क्या है। अच्छा, फिर उसके बाद जो आजकल बड़ी ऑडियो भी आ रही हैं, वीडियो भी आ रही हैं, तो इस क्या आप इस पर कोई रोशनी डालना चाह रहे हैं कि कोई पाकिस्तानी जो अदलिया है वो क्या करना चाहती है? डॉक्टर साहब ये आपने वाकई एक बहुत अलमनाक और दर्दनाक पहलू को टच किया है। देखिए, अब कोई मुल्क माशी लिहाज से कमज़ोर हो वो तो समझ आती है, उसके हालात हो सकते हैं। कोई मुल्क तालीम के लिहाज से पीछे हो, समझ आती है कुछ वजूहात। अब एक मुल्क इंसाफ ना फराहम कर सके अपने अवाम को, इंसाफ के लिहाज से हम 124वें नंबर पे या 130वें नंबर पे आ गए। 130 नंबर। तो ये मैं समझता हूँ कि एक इस्लामी मुल्क के लिए एक शर्मनाक बात है। क्या चीज माने है इंसाफ न मुहैया करने के रास्ते में, और जो जुडिशरी जो लोकल लेवल है उसको तो छोड़ दे। आप देखें जिस मुल्क में सुप्रीम कोर्ट का ये हाल हो कि वो इंसाफ को, या तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस इंसाफ खुद मांगते फिरते हो, फाइज ईसा को देखें या शौकत सिद्दीकी को देखें, और या जो है तो फिर वो सच्चाई से या इंसाफ से मुंह छुपाते फिरते हो। जैसे मैं आपको साकिब निसार की मिसाल दूं, तो आप सोचें डॉक्टर साहब कि जिस मुल्क में इंसाफ का ये हाल हो कि वहां पे इंसाफ नापेद हो गया हो, इंसाफ का बहरान पैदा हो गया हो, तो वो मुल्क किस तरफ जाएगा? आपको मैंने लास्ट टाइम भी शायद बताया था कि यहाँ पे वर्ल्ड वॉर 2 में जब सब इदारे कोलैप्स कर गए थे तो विंस्टन चर्चिल था वजीर आजम, उसको ब्रीफिंग दी जा रही थी, तो उसने पूछा कि जुडिशरी का क्या हाल है, क्या हमारे इंसाफ के इदारे चल रहे हैं कि नहीं? तो किसी ने कहा कि चल रहे हैं, जिसने ब्रीफिंग देनी थी। तो फिर उसने कहा कि हमारे मुल्क को कोई खतरा नहीं। मकसद ये है कि इंसाफ का ही दरवाजा अगर बंद हो जाए, अगर आप सोचें, ये इंसाफ वो इंसाफ नहीं जो स्ट्रीट की बात कर रहा हूँ, जो आम छोटे मोटे क्राइम्स होते हैं या लोगों की जमीनों के तनाजात होते हैं। मैं आपको मुल्क के बड़े अदलिये की बात कर रहा हूँ, जहाँ पे मुल्क की किस्मत का फैसला होता है, जहाँ पे
करोड़ों के नहीं अरबों के गपले होते हैं और उनको कानूनी शक्ल दी जाती है। उस मुल्क में गिव एंड टेक ये हो रहा हो कि जजेस इंस्ट्रक्शंस लेते हो और आगे इंस्ट्रक्शंस पास ऑन करते हो, तो आप सोचिए कि वहां पे इंसाफ का क्या होगा। या तो मैंने आपको जैसे बताया कि साकिब निसार जैसे जज लोगों से मुंह छुपाए फिरते हैं, या अभी लास्ट टाइम आप देखें कि जस्टिस गुलजार ने एक इवेंट हो रहा था, उसमें वो अपनी सफाई देता फिर रहा था। अब जज को अपनी सफाई देने की क्या जरूरत है? डॉक्टर साहब 2 मिनट के लिए सोचें, अगर आप पे कोई इल्जाम लगाए, सपोज मैं आप पे इल्जाम लगाता हूं कोई, तो क्या आप अपनी सफाई देंगे या मुझे कोर्ट्स में लेकर जाएंगे, मेरे ऊपर हत्या की इज्जत का दावा करेंगे? आप कहेंगे कि इसने तो मतलब मेरी इज्जत मजरूह करने की कोशिश की है। बात ये है ना कि अगर मेरी दाढ़ी में तिनका है, मैं चोर हूं, तो मैं कोर्ट में लेकर क्यों जाऊंगा? मैं सच्चा था तो आपके इस्टेब्लिशमेंट को और आपके नंबर 1 को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लेकर गया था और जीत कर आया हूँ, क्योंकि मैं सच्चा था, मुझे पता था कि मैं साफ हूँ। तो साकिब निसार सच्चा नहीं है। वैसे उसके बाद ये भी आती है, एक बात इंटरेस्टिंग है, भाई इरशाद मलिक साहब ने कुछ गड़बड़ की, उनके वीडियो आए और कोर्ट ने फैसला किया कि इसको मर्डर कर दिया जाए क्योंकि वो जज साफ रही अच्छा नहीं है। लेकिन उसका जो फैसला हुआ नवाज शरीफ के खिलाफ वो कायम है, लेकिन जज को फारिग कर दिया। ठीक है, अब जो फैसले अभी ये कह रहे हैं, इनकी ऑडियो आई है जो जस्टिस साहब की, निसार साहब की, यार जस्टिस कहना इसको ठीक नहीं लगता। अच्छा, तो ये साकिब, कुछ लोग तो उनको आके नाम बिगाड़ते हैं, मैं नाम नहीं बिगाड़ूंगा। तो इनका जो है आई ऑडियो आई है और डायरेक्शन दे रहे हैं भाई क्या करना क्या नहीं करना। उनको किसी और ने ऑर्डर दिया होगा, तो वो बड़े वो बेचारे कि वो ऑडियो जो है तस्दीक शुदा है अमेरिका से। ठीक है जी, तो वो किस मुंह से जाएगा, वो या क्लेम करेगा? तो आप क्या समझते हैं कि इससे कोई तब्दीली आएगी पाकिस्तान के अंदर, या उन केसेस के बारे में कोई तब्दीली आएगी? देखिए डॉक्टर साहब, मुल्क में अदलिया का जो निज़ाम है वो मेनली वीडियोस पे चल रहा है, न सिर्फ अदलिया का बल्कि पार्लियामेंट का भी वीडियोस और ऑडियोज पे चल रहा है। आप देखें कि अरशद मलिक की वीडियो बनाई गई, किसने बनाई? किसको इससे इंटरेस्ट हो सकता है? किसने उनसे फैसले करवाने होते हैं अपनी मर्जी के? नहीं, इंटरेस्ट भी किस एक्सेस किसको है? मतलब आप बना सकते हैं, मैं बना सकता हूँ, नहीं, एक्सेस किसको है? इन लोगों के, जजेस के फोन की या ऑडियो बनाने की या वीडियो बनाने की एक्सेस किसके पास है? ये इंटरेस्टिंग बात है, जो कि कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा, अतुल मिनुल्लाह साहब ने। किसको? वो तो जैसे आपने कहा ना कि चोर की दाढ़ी में तिनका, वो तो उनको पता होगा कि एक्सेस किसको है। वीडियो तो खैर कोई भी बना सकता है, आज के दौर में आपको पता है कि स्मार्टफोन हर जगह अवेलेबल है, कोई भी किसी भी जगह ले जाके वीडियो बना सकता है। वो ठीक है, वो लेकिन अगर आप महफिल में मौजूद हैं तब बना सकते हैं ना। ठीक है, अगर लेकिन चले, वो उनको खूब पता होगा कि किसने बनाई और क्यों बनाई। लेकिन जो मैं आपको बता रहा हूँ कि जुडिशरी से लेके पार्लियामेंट से लेके हर जगह वीडियोस और ऑडियोज चलते हैं। वीडियो और ऑडियो की एक इम्पॉर्टेंट मिसाल मैं आपको दूं कि जो जस्टिस जावेद इकबाल है, जो नेब का चेयरमैन है, जो कि अपोजिशन के खिलाफ फैसले दे रहा है और गलत फैसले क्या दे रहा है, केसेस बना रहा है और गलत बना रहा है। आज तक कितनी रिकवरी हुई आप सोचें, तो उसकी क्या वीडियो नहीं थी आई? आप भूल गए इसकी वीडियोस को? अच्छा, वो जो वीडियो लीक हुई, जो आउट हुई, वो सिर्फ सैंपल था, असल वीडियो तो नहीं आउट हुई। अगर असल वीडियो हो जाती फिर तो गेम कुछ और हो जाती। अभी तो वो काम उनकी मर्जी के मुताबिक हो रहे हैं, केसेस तो अपोजिशन पे उनकी मर्जी के बनाने वालों की मर्जी से बन रहे हैं। अगर नहीं होंगे तो वो दूसरी वीडियो भी मंजर आम पे आ जाएंगी, जावेद इकबाल की भी। बात ये आती है कि ये जो बात कर रहे हैं ना आप, अरशाद मलिक साहब हों या नायब के जो चेयरमैन है वो हों, इन्होंने जितने भी केसेस बनाए, जिन लोगों को पकड़ा, कोई एक भी किसी के खिलाफ भी कोई ये साबित नहीं कर सके कुछ भी। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सियासी जो है ना इंतकाम लिया जा रहा है, वरना कि किसी भी जगह वो कामयाब नहीं हुए, नाकामी हुई है, उनको ऑर्डर दिया जाता है, वो पकड़ लेते हैं उन लोगों को। डॉक्टर साहब, ये सवाल तो सबसे ज्यादा बनता है मौजूदा वज़ीर आज़म इमरान खान से, सबसे ज्यादा ये अहम सवाल बनता है हुकूमत से कि आप जो दावा करते थे कि इतने अरब रिकवरी करेंगे और ये करेंगे, तो छोड़ दे वो कि जो आपने किया, आपने तो जो किया सो किया, लेकिन आपने वो रिकवरी क्या की? क्या आप अपने दावे में सच्चे थे? उस वक्त वो कहते थे कि इतने दिनों में हम इनकलाब ले आएंगे, 90 दिन का। लोगों की याददाश्त असल में डॉक्टर साहब कमजोर होती है, वो भूल जाते हैं, बहुत जल्दी भूल जाते हैं। तो क्या उन्होंने
وہ ریکوریاں کی انہوں نے جو 90 دن کا ٹارگیٹ دیا تھا. اور جو اصل میں یہاں پر لوگوں کی یاداشت ٹھیک نہیں رہتی. یہ وہ 90 دن ہیں جو جنرل ضیاء صاحب نے کیے تھے. جو اب لٹرلی 90 دن کا سمجھ رہے ہیں. یہ نہیں, انہوں نے یہ کہا تھا کہ وہ 90 دن جو جنرل ضیاء صاحب نے پتہ نہیں کتنی بار 90 ہوئے ہوں گے. اچھا چلے اس کو ذرا سا آگے لے جانا چاہتا ہوں. بھائی یہ جو یعنی سنا ہے کہ جو ویڈیوز آ رہی ہیں وہ اس میں بڑے بڑے شریف زادوں کے اور بڑے بڑے نامی گرامی لوگوں کے نام بھی ہیں اور ان کا کردار بھی ہے اس میں, اور سنا ہے کہ بڑی گڑبڑ ہو سکتی ہے اگر وہ, یہ تو کہتے ہیں یہ ٹریلر ہے کسی طرح. تو آپ اس بارے میں کچھ جانتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب اس پہ تو بات کرتے ہیں. جو آپ نے جنرل ضیاء کی بات کی نا, تو اگر آپ پرانے تمام ان ریجیمز کو کمپیئر کریں تو آپ دیکھیں کہ آپ کو بہت سے کامن پوائنٹس ملیں گے. ایک سویلین گورنمنٹ میں اور ایک سلیکٹڈ گورنمنٹ میں یا ماشاء اللہ میں یا ان لوگوں کی لائی حکومتوں میں. مثلا میں آپ کو بتاؤں کہ اگر ہم ایوب خان سے شروع کریں, جنرل ایوب خان کے اوپر کیا الزام لگا تھا سب سے پہلے, جس کے اوپر اس کی حکومت ٹاپل ہوئی, اس کو گھر جانا پڑا. جنرل ایوب خان تھا جس نے ماشاء اللہ. تو وہ الزام تھا چینی چوری کا. آپ کسی بھی پرانے بندوں سے پوچھیں, ریکارڈ میں ہے, ہسٹری پہ ہے کہ اس کو چینی چور کہا گیا. ایوب خان چینی چور کہا گیا, جو کہ آج کے دور میں بھی چینی چوری ہوئی کہ نہیں ہوئی. اور یہ الگ بات ہے کہ جب وہ مر گیا تو ٹرکوں کے پیچھے ایک منظم منصوبے کے تحت لکھوایا گیا کہ تیری یاد آئی تیرے جانے کے بعد. تو آپ مجھے بتائیں کوئی عامر کو بھی کوئی یاد کرتا ہے؟ وہ کس طرح سے یاد کرتا ہے؟ اس نے تو جناح کی بہن کو, محمد علی جناح کی بہن کو انڈین ایجنٹ اور غدار کہا تھا ایوب خان نے. پھر اس کے بعد اگر آپ کامن دیکھیں کہ ضیاء الحق کا, جس کا آپ نے 90 دن کی بات کی اور پھر وہ 11 سال گزار کے کیا, اس نے بھی ایک نعرہ لگایا تھا نظام مصطفیٰ لانے کا. اور آج بھی موجودہ وزیر اعظم تسبیح ہاتھوں میں پھرا رہا ہے اور کہہ رہا ہے, کیا کہتے ہیں اس کو, ریاست مدینہ. تو یہ ریلیجس سینٹیمنٹ کے ساتھ کھیلنا, یہ جب سے پاکستان بنا ہے پہلے دن سے مذہبی سینٹیمنٹ کے ساتھ کھیلنا, جذبات کے ساتھ کھیلنا, مذہبی جذبات کے ساتھ کھیلنا لوگوں کے, اس کے ساتھ یہ بڑا معمول بنا ہوا ہے. کوئی اس کو نظام مصطفیٰ کہتا ہے, کوئی کیا کہتے ہیں ریاست مدینہ کہتا ہے. آپ مجھے بتائیں کہ اس ریاست مدینہ والے سے کوئی پوچھے کہ کیا آپ کو نماز کا فلسفہ آتا ہے؟ فلسفے کو چھوڑ دیں, نماز کا ترجمہ آتا ہے؟ جو آپ بات کرتے ہیں, دیکھیں ڈاکٹر صاحب, جو اسلام کا نالج ہمیں ہے, وہ کہ ہم ایسے پریکٹسنگ ہوئی مسلمان الحمدللہ, اللہ مجھے توفیق دے ہم سب کو. تو بات یہ ہے کہ اللہ کا حکم ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول, اللہ کا حکم مانو, رسول کا حکم مانو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ لا دین لمن لا عہد لہ, جس کو اس کا کوئی دین نہیں جس کو اپنے وعدے کا پاس نہیں, جس کو اپنے عہد کا پاس نہیں. اور یہاں پہ وعدہ توڑ کے, وعدہ خلافی کر کے, وعدے کا پاس نہ نبھا کے کہتا ہے میں نے یو ٹرن مار لیا, اور یو ٹرن مارنا بہت پرنسپل ہے. تو جو اسلام کے قوانین کی دھجیاں بکھیر رہا ہے وہ اسلامی ریاست کا دعوے دار ہے. آپ سوچیے کتنی افسوسناک بات ہے. نہیں, اس میں میں نے بات آپ نے فساد کی ہے کچھ اور انداز میں یہ پوچھ رہا تھا بھی کیا جو ویڈیوز سنا کے ریلیز ہو سکتی ہیں, وہ سنا ہی ہے, نہیں آپ نے بھی سنا ہوگا, میں نے بھی سنا ہے. وہ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کو پیغام دیا جا رہا ہے کہ اب بھی معاملات کو سنبھال لو. جب پنجابی کہہ رہے ہیں کہ ڈڑے ہم ویراں دا کچھ نہیں گمیا, چن لو دوبارہ, ورنہ یہ نہ ہو کہ ویڈیو ریلیز ہو جائیں تو پھر نہ آپ منہ دکھانے کے قابل رہیں گے, تو نہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہائبرڈ رجیم کے بجائے دوسری کوئی رجیم آ جائے. دیکھیں ڈاکٹر صاحب, بات یہ ہے کہ میں آپ کو ایک لطیفہ سناؤں. ملا نصیر الدین کھڑے تھے نماز پڑھنے, تو ان کی کہیں پیچھے قمیض پھنسی ہوگی, تو کسی نے ٹھیک کر دی. ملا نے پیر آگے بڑھا کے آگے والے کی قمیض کھینچ دی. اس نے منہ پھیر کے پوچھا کہ یہ کیا کیا؟ تو ملا نے کہا کہ بھائی یہ تو سلسلہ پیچھے سے چلا ہے اور ادھر ہی سے پوچھو, شاید یہ بھی نماز کا رکن وہ سمجھ بیٹھا ہو. تو ڈاکٹر صاحب بات یہ ہے کہ ویڈیوز آڈیوز کی جو بات ہے نا, یہ تو اب سلسلہ چل نکلا پیچھے سے ہی. اب آپ کو اس کی کڑیاں پیچھے ملانی پڑیں گی. اور اب کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ بلیک میلنگ ہے, یہ آئیں بائیں شائیں.
تو بھائی اس کا فاؤنڈیشن، اس کی بنیاد کس نے رکھی؟ یہ شروع کس نے کیا؟ جب آپ ایک چیز شروع کرتے ہیں، شروع آپ کرتے ہیں، انتہا تک دوسرے لے کر جاتے ہیں. اچھا یار، اگر فرض کیا بلیک میلنگ ہے، تو جن لوگوں نے بنائی ہے، بنانے کے دیکھنے نہ آپ کے پاس اختیارات ہیں نہ میرے پاس، ظاہر ہے ایجنسیاں بناتی ہیں، سمپل سی بات ہے. لیکن فون ریکارڈ وہ کرتی ہیں، یہ کام وہی کرتی ہیں. تو وہ اس لیے تو نہیں کرتی نا بھائی یہ ایک نیکی کا کام ہے. کسی کی ذاتی زندگی میں دخل دے کر ویڈیو بنانا یہ کون سا نیک کام ہے؟ تو اس لیے کرتی ہے نا تاکہ کل وقت پڑنے پر اپنی مرضی کے فیصلے کرا سکیں. تو پھر ظاہر ہے کہ بلیک میل کون کر رہا ہے؟ ایجنسیاں کر رہی ہیں نا، اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہے نا. ڈاکٹر صاحب کوئی بھی کر رہا ہے نا، لیکن سسٹم تو کولیپس ہو رہا ہے. اس طرح سے تو کسی سسٹم کولیپس ہو رہا ہے تو یہ کس طرف جائے گی بات؟ آپ سوچیں کہ اس وقت بھی صورتحال کس طرف جا رہی ہے. اب نواز شریف کے خلاف جو فیصلے لیے گئے یا دوسرے بہت سے لوگوں کے خلاف جو فیصلے لیے گئے، تقریباً وہ کہتے ہیں نا اس حمام میں سارے ہی ننگے ہیں. تو یہ تو کوئی مناسب بات نہیں ہے کہ آپ دوسروں کی کمزوریوں سے کھیل کے اور قوم کے مفادات کو داؤ پہ لگائیں. اگر کسی نے کوئی میرے خیال میں آپ نے بہت کچھ کہہ دیا، کچھ باتیں آپ نے اس انداز میں کہی ہیں کہ بٹوین دا لائنز ہمیں پڑھنا پڑے گا، سمجھنا پڑے گا. شاید آپ مناسب نہیں سمجھتے کہ زیادہ کھل کر بات کی جائے. تو بہرحال آپ کا بے حد شکریہ. اگر آپ کی ٹورڈز دی اینڈ آپ کو آخری بات کرنا چاہتے ہیں، کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں، ہوا ویڈیو بنانے والوں پر یا جن کے ویڈیو بڑھ چکے ہیں یا جن کے ہاتھ میں پاکستان کی تقدیر ہے، ان کے لیے کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں. بائی دا وے آپ کو پتا ہوگا کہ گورنر پنجاب جو ہیں وہ بھی لندن میں تشریف فرما ہیں. یہ بھی خبریں سنی جا رہی ہیں کہ وہ نئی پارٹی بنانے کا سوچ رہے ہیں. یہ بھی سنا جا رہا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں بہت مایوس ہوں پی ٹی آئی کی پرفارمنس سے. تو اینی وے ٹورڈز دی اینڈ آپ کچھ کہنا چاہیں تو بتا دیں. ڈاکٹر صاحب میں صرف اتنا کہوں گا کہ اس وقت پاکستان میں حالات بہت سخت خراب ہیں، اور عمران خان نے آج اپنے تمام وزیروں کو باہر جانے سے روک دینے کا حکم دیا ہے. دوسرے لفظوں میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ انفارمل ECL میں ڈال دیا ہے، ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں ڈال دیا کہ کوئی نہیں بھاگے. اس کا مقصد یہ ہوا کہ کچھ گڑبڑ ہونے کے آثار لگ رہے ہیں. علامتیں ٹھیک نہیں ہیں، اللہ خیر کرے. کس طرح کے اور اللہ پاکستان کے تمام حالات کو بہتر گڑبڑ؟ یہ تو نہیں کہ وہ 111 کیا نام ہے اس کا، یہ 111 بریگیڈ یا کچھ ایسی بات تو نہیں ہے؟ ہیلو ناظرین، لگتا ہے کہ پروفیسر صاحب کس طرح کی گڑبڑ کا امکان ہے؟ ناظرین لگتا ہے کہ پروفیسر پراچا صاحب کا سسٹم جو ہے آپ کی آواز نہیں آ رہی. یہ اسی پر ختم ناظرین میرے خیال میں کوئی سسٹم میں خرابی ہو گئی ہے، اسی پر ختم کرتے ہیں. آپ نے بات چیت سنی، آپ کو you have every right to differ with me and Pracha صاحب. That is your fundamental right. Right to differ is fundamental right. ٹھیک ہے. اور آپ کو سوال کرنا چاہیں تو آپ سوال بھی کر سکتے ہیں، کمنٹ بھی کر سکتے ہیں. And if you have not already subscribed to the channel, please do so. ہماری طرف سے خدا حافظ. Look after yourself.